आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 128। इससे पहले जितने भी प्रीवियस आर्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 128, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लिजिटिमेसी। तो इसमें ये बताया गया है कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा कि वो जायज़ कहलाए। शादी के बाद कोई लड़की है उसको बच्चा हो जाता है तो वो जायज़ केस होगा, ताकि वो अपने दादा या अपने फादर ग्रैंडफादर उसकी जायदाद में हिस्सा ले सके। तो उस हवाले से है ये। तो इसमें ये है कि कोई फादर या कोई मदर नहीं मानती कि ये बच्चा इसका नहीं है, या कोई फादर कहता है ये मेरा बच्चा नहीं है, तो या मदर कहती है कि ये इसका बच्चा नहीं है। तो इस बारे में ये बताया गया है कि 128 के बी में कि 6 शादी हुई, उसके 6 मंथ के बाद कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा जो होगा वो कंक्लूसिव होगा। मैरिज के बाद वो जायज़ कहलाएगा। लिजिटिमेसी मतलब कि वो जायज़ बच्चा हुआ। जब शादी के बाद जिस लड़की की उसके हस्बैंड से शादी हुई, अगर 6 मंथ के बाद कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उसी हस्बैंड का होगा जिसकी 6 महीने पहले उससे शादी हुई थी। और दूसरा उस इसमें यह बताया गया है कि मिसाल के तौर पर एक शादी हुई कप जो था एक मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है। तो उनका क्या हुआ, डिवोर्स हो गया। तो डिवोर्स होने के बाद लड़की चली गई जो फीमेल थी कहीं और, उसको क्या हुआ, 2 साल के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो भी 128 आर्टिकल के तहत प्रीवियस जिससे उसकी शादी हुई थी तो उसका ही कहलाएगा। और वो जो होगा कंक्लूसिव प्रूफ होगा एज ए तौर कि ये बच्चा, इसे 2 साल हुए हैं पैदा हुए, तो ये बच्चा जो होगा वो उसी का होगा जिसने डिवोर्स दी थी उसे 2 साल पहले। तो ये बच्चा लीगल होगा और उसकी प्रॉपर्टी में उसका शेयर बनेगा, और उसकी ग्रैंडफादर उसका फादर जो भी हिस्से वगैरह बनते हैं तो उसमें उसका भी हिस्सा बनेगा। अगर कोई 2 साल तलाक के 2 साल बाद भी बच्चा पैदा होता है किसी औरत को तो। ये था आर्टिकल 128। आर्टिकल 129, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। इसमें ये बताया गया है कि कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया है और कोर्ट को जो है वो ज़्यादा कुछ इस बारे में जो है यकीन दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। कोर्ट ने ऑलरेडी प्रिज्यूम कर ली है वो बात। मतलब कि कोर्ट जो थी वो उस फैक्ट्स को मान चुकी है, तो उस पर ज़्यादा जो है वो एविडेंस चलाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा उसको लंबा चौड़ा खींचने की ज़रूरत नहीं। अगर कोर्ट प्रिज्यूम कर चुकी है, मान चुकी है, फिर कोई ऐसा कोई ठोस सबूत, कोई जो होता है स्ट्रॉन्ग एविडेंस वो आ जाता है, तो फिर प्रिज्यूम के अलावा कोर्ट को फिर वो एविडेंस भी देखना होगा, उस पर एविडेंस चलाना होगा। अगर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाता है फिर प्रिज्यूम मानने को छोड़कर वो कोर्ट एविडेंस पर फोकस करेगी। अगर एविडेंस नहीं है तो फिर कोर्ट जो थी वो प्रिज्यूम करेगी, फिर वो मान लेगी अगर उस बात को, या उसको देखेगी अपने हिसाब से, अगर एविडेंस नहीं है तो जैसा कि इलिस्ट्रेशन में इसमें बताया गया है, मिसाल के तौर पर आपको बता देते हैं कि ए ने अपने दोस्त से गाड़ी ली और घूमने चला गया, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, और पुलिस ने जब देखा ये तो गाड़ी चोरी की है, और वो पोजीशन किससे मिली, ए से थी, उसके दोस्त ने उसको दी, लेकिन मिली पोजीशन कहाँ से, ए से। तो कोर्ट वगैरह यही देखेगी कि पोजीशन इसमें से मिली है, इस बंदे से, ए से, तो अभी जो होगा वो प्रिज्यूम कोर्ट यही करेगी कि ये चीज़ इसी की है। अगर उसके पास कोई ठोस एविडेंस वगैरह है तो वो पेश करे, वरना कोर्ट यही मानेगी कि ये चीज़ इसी की पोजीशन से मिली है, रिकवरी इससे हुई है ए से, तो यही कोर्ट मान लेगी कि यही चोर है। तो इस तरह इसमें बताया गया है आर्टिकल 129 में प्रिज्यूम मतलब कोर्ट का मान लेना अगले बंदे की बात को। अब इसमें यह है कि उससे रिकवरी हुई तो कोर्ट ने यही मान लिया जो देखा उसने,
अगर उसके खिलाफ कोई ऐसा कोई ठोस सबूत गवाह अगेंस्ट में आ जाता है कि ये गाड़ी इसकी नहीं है, इसने ली कहीं से, या जो भी मैटर है, तो वो कोर्ट में फिर वो ठोस स्ट्रॉन्ग एविडेंस पेश कर सकते हैं। वरना कोर्ट वो ही प्रिज्यूम करेगी, वो ही मानेगी जो सामने देखेगी। आर्टिकल 130, ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। आर्टिकल 130, इसमें ये बताया गया है कि प्रोसीजर जो है वो विटनेसेस को एग्जामिनेशन, उनका मतलब कि उनको बुलाना कैसे है, और उनको उनके बयानात, एग्जामिनेशन मतलब बयान उनका कैसे रिकॉर्ड करना है इस बारे में, और उनको आर्डर देना है कि आ जाएं, आपका बयान लेना है। तो इसमें किस तरह उनको बुलाना है ये बताया गया है आर्टिकल 30 में। और इसमें यह है कि कोर्ट जब चाहे बुलाए, मतलब कि गवाही चल गई है उसके बाद भी उसे बुलाया जा सकता है, गवाही लेने के लिए उससे पहले भी बुलाया जा सकता है। तो वैसे जैसे ये कि प्रैक्टिस में होता है कि सिविल साइड आ गए, तो सिविल में ये होता है कि पहले प्लेंटिफ के जितने भी गवाह वगैरह होते हैं, विटनेसेस, उसकी और उसके गवाहों की जो है वो एग्जामिनेशन होती है। और उसके अलावा फिर जो डिफेंडेंट्स होते हैं उनके और उनके गवाहों की एग्जामिनेशंस होती है। इसी तरह क्रिमिनल में भी ऐसा ही होता है कि जो कंप्लेनेंट होते हैं उनको बुलाया जाता है, और उनकी गवाही जो है वो विटनेसेस की, उनकी और उसके साथ जो कंप्लेनेंट के साथ विटनेसेस होते हैं उनकी गवाही, एग्जामिनेशन वगैरह, वो गवाही हो गई, वो बयान वगैरह हो गया, वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसके बाद अगर जो है अक्यूज्ड, फिर वो क्रास वगैरह उसका वकील करेगा, या वो खुद एविडेंस वगैरह देना चाहते हैं, अक्यूज्ड पार्टी कोई एविडेंस देना चाहती है, या एविडेंस में विटनेसेस के नाम वगैरह दिए थे उसने कि ये फलाने फलाने जो लोग थे, ये जो भी हैं, ये उस दिन मेरे साथ थे, ये गवाही देंगे। तो फिर उसकी जो उसके बाद जो कंप्लेनेंट के बाद फिर होगा अक्यूज के विटनेसेस, फिर वो रिकॉर्ड करेंगे एग्जामिनेशन उनकी, वो चलेंगे कोर्ट में, और उनकी जो है रिकॉर्ड की जाएगी, जो है स्टेटमेंट वगैरह, उनका बयान वगैरह वो। आर्टिकल 131, जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। और इसमें आर्टिकल 131 में ये बताया गया है कि जज जो होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा एविडेंस एडमिसिबल किया जाए और कौन सा नहीं किया जाए। तो इसमें तीन चीज़ें बताई गई हैं। पहले फर्स्ट, कि वो कौन सी चीज़ होगी जो एविडेंस के तौर पर कंसीडर की जाएगी, तो वो होगी जो रिलेवेंट चीज़ हो, जो रिलेवेंट चीज़ होगी वो एविडेंस के तौर पर एडमिट की जाएगी, फर्स्ट। और दूसरा, दूसरे नंबर पर आता है सेकंड में, कि जैसा कि मैंने 1 बजे या 2 बजे रात को ए को बी को मारते हुए देखा और मैं हूँ सी, तो मुझसे सवाल किया जाएगा कि सी, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे 1 बजे। पहले मुझे प्रूफ करना होगा कि मैं वहाँ पर क्या कर रहा था, उसके बाद मैं उसको प्रूफ करूँगा, उसको गवाही दूंगा उस चीज़ पर जो मैंने देखा। पहले तो मुझे प्रूफ करना होगा कि मैं वहाँ कर क्या रहा था, सी। ये आ गया सेकंड। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो ये है कि जो वो बंदा एविडेंस देने आया है एक फैक्ट पर, तो उससे रिलेटेड दूसरे फैक्ट्स भी हैं, तो ज़रूरी है कि उस फैक्ट से पहले वो दूसरे जो फैक्ट्स हैं उससे मिलते जुलते ज़रूरी है बयान करना। तो पहले फिर वो जज को बताएगा, तो जज परमिशन देता है, तो फिर वो उससे मिलते जुलते जो फैक्ट्स हैं वो बयान होंगे, उसके बाद फिर वो फैक्ट बयान होगा जो वो बताने आया है। कि उससे उसे ये लगता है कि अगर मैं वो सारा प्रीवियस जो भी है मैटर वगैरह उससे मिलते जुलते फैक्ट्स बताऊंगा तो ये मामला आसानी के साथ हल हो जाएगा। तो ये जज को बताएगा तो जज परमिशन देगा, तो उसके बाद फिर वो बता सकता है। ये थी 3 पॉइंट्स इसकी 131 की। आर्टिकल 132, एग्जामिनेशन इन चीफ एक्सेट्रा इट इज। तो इसमें ये है कि बताया गया है कि बयान चीफ, ये होता है एग्जामिनेशन चीफ। जो बंदा विटनेस है या कंप्लेनेंट है तो उसका पहले चीफ रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब उसका जो बयान होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा। तो वो बयान जो होगा, जो भी रियल स्टोरी है उसे बताई जाएगी कि हाँ भाई क्या मसला था बताओ। तो जज उससे
पूछता जाएगा, और आगे आगे क्या हुआ, और बताओ आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो इस तरह वो सारा मैटर जो होगा वो कोर्ट को अपना चीफ वगैरह रिकॉर्ड करवाएगा 132 आर्टिकल के तहत। जो भी हादसा हुआ या जो भी इंसिडेंट वगैरह हुआ उसके साथ, तो जो भी चीज़ हुई, तो वो सारी जो होगी वो ऐसे सुनाता जाएगा। और दूसरा इसमें 132 में बताया गया री एग्जामिनेशन। तो इसमें ये होता है कि जब एग्जामिनेशन हो जाता है एक मर्तबा, जो है वो चीफ वगैरह रिकॉर्ड हो गया, उसकी बयान जो था वो रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ कि उसका क्रॉस हो गया, कि दूसरे वकील जो है वो क्रॉस करता है उससे, क्रॉस एग्जामिनेशन। उसने क्या किया, कुछ ऐसे फैक्ट्स थे कि वो उसने उसे उगलवाए और वो अधूरे हैं। तो उसमें ये है कि बात कंप्लीट नहीं है, और ये बात, इससे नुकसान हो सकता है तो प्लेंटिफ को या कंप्लेनेंट को। तो क्या होगा, उसको फिर से दोबारा कॉल करवाई जाएगी कि हम, जिससे परमिशन लेके कि हम इसका, जज को कहा जाएगा कि हम इसका री एग्जामिनेशन करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसे रिकॉल करें कि री एग्जामिनेशन हो जाए। फिर क्या होगा कि जज परमिशन देगा, तो उसको दोबारा बुलाया जाएगा, जिससे चीफ एग्जामिनेशन हो गया था उसको फिर दोबारा बुलाया जाएगा, उससे री एग्जामिनेशन होगी कि जो उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में बात कही थी जो अधूरी थी, अब वो मुकम्मल फुल बयान करके कोर्ट के सामने ला सके उस बात को। ये होगा री एग्जामिनेशन। 133 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें ये बताया गया है इस बारे में कि कैसे होगा एग्जामिनेशन। तो पहले क्या होगा, पहले होगा फर्स्ट वाला, सबसे पहले कि एग्जामिनेशन चीफ होगा, उसका बयान होगा, उसके बाद उसी बयान जिसने दिया है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद अगर पार्टी वो करवाना चाहे जो है कंप्लेनेंट से या विटनेसेस से जो फैक्ट्स वगैरह, अगर बात आ जाती है री एग्जामिनेशन की, तो फिर क्रॉस के बाद री एग्जामिनेशन भी हो सकती है। और दूसरे इसमें ये बात बताई गई है कि जो री एग्जामिनेशन हुई थी और री एग्जामिनेशन हुई थी वो रिलेटेड हो उससे जिस पर बयान दिया जा रहा है, जिसकी एविडेंस हो रही है, जिस चीज़ पर, उससे रिलेटेड हो एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। और इसमें एक जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसमें यह है कि जो गवाही उसने दी, जो उसने बयान दिया, उससे और उससे जो मिलते जुलते हैं फैक्ट्स हैं उस पर भी क्रॉस कर सकता है। जैसा कि उसने जो बताया, मिसाल के कोई पुलिस वाला बयान दे रहा है कि हम 4 बंदे थे या 5 बंदे थे, मोबाइल में निकले थे गश्त पर, तो जिस तरह उसने ऐसे स्टार्ट किया, तो उससे पहले का जो फैक्ट है वकील ये उससे पूछ सकता है क्रॉस में कि जिस दिन तुम ड्यूटी पर, जिस दिन का ये तुम इंसिडेंट बता रहे हो, उस दिन तुम ड्यूटी पर किस टाइम तुमने ड्यूटी ज्वाइन की, वो टाइम बताओ। तुम्हारी ड्यूटी का जो था उस इंसिडेंट के दिन ड्यूटी का ज्वाइनिंग टाइम क्या था, इस तरह पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं 134 आर्टिकल, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। तो 134 में ये बताया गया क्रॉस के बारे में, जो बंदा जो भी रिकॉर्ड वगैरह बयान देता है, एक बंदा है जो एग्जामिनेशन देता है, जो भी है वो चीफ एग्जामिनेशन दे उसकी होती है, तो उसका जो है वो क्रॉस होगा, ठीक है। और उसके अलावा जिसने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है उससे नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, उसने के सर्टिफिकेट एक बनाया, तो उससे क्रॉस हो सकता है, लेकिन जो लेकर आया उस डॉक्यूमेंट को डॉक्टर से लेके पुलिस वाले या कोई लेकर आ गया और उसने जो है प्रोड्यूस करवाया कोर्ट को, दिया कोर्ट को, जमा करवाया कोर्ट में, तो उसके मुतलिक उससे सवालात तो डॉक्यूमेंट के मुतलिक उससे सवालात नहीं हो सकते, क्योंकि उसने बनाया ही नहीं है। जो बनाने वाला होगा वो डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट वगैरह कोई भी चीज़, तो उससे जो है सवाल वगैरह क्रॉस हो सकता है। लेकिन जो सिर्फ बीच में उसका काम था कि वहाँ से लेकर और कोर्ट में पेश कर दिया, तो उस पर जो है उससे क्रॉस नहीं होगा। वो सिर्फ बताएगा कि मैंने वहाँ से लिया और आके जमा करवाया, बस।
तो ये 134 आर्टिकल ये बता रहा है। आर्टिकल 135 विटनेसेस टू करेक्टर। तो इसमें ये बताया गया है कि कोई किसी के विटनेसेस पेश कर रहा है, अपना कोई विटनेस पेश कर रहा है, तो जो अपोजिट पार्टी है वो क्या कर रही है कि विटनेसेस के करेक्टर पे विटनेस के करेक्टर पर जो है वो बात कर रही है कि इसका करेक्टर ठीक नहीं है, ये जो बंदा है पहले ही किसी की क्राइम में ऑलरेडी जेल में जा चुका है और ये सज़ा याफ्ता है, या ये तो अच्छा बंदा है ही नहीं, ये तो ऐसे ही मतलब आवारागर्दी करता रहता है, इसका खुद का अपना कोई करेक्टर नहीं है, इस तरह। और उसके अलावा जैसे कि कोई विटनेस वगैरह है तो उसका कोई जो होता है करेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे कि कोई स्कूल वाले इशू करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी वाले इशू, कॉलेज वाले इशू कर देते हैं कि इसका जो करेक्टर है वो सही है, अच्छा है, गुड करेक्टर है और अच्छा बंदा है, तो उस हिसाब से बताया गया है आर्टिकल 135 में। और इसमें यह कि आर्टिकल 135 में एक और बात कि जो विटनेसेस है जिसके करेक्टर के ऊपर बात चल रही है, तो उसके ऊपर भी गवाह चल सकता है कि इसका करेक्टर सही है या नहीं है, तो जो गवाही देने आया है उसके लिए दूसरे गवाह भी मंगवाए जा सकते हैं कि ये गवाही दें कि ये सही है या गलत है, या ये अच्छा बंदा है, ख़राब बंदा है, किस तरह का बंदा है, उसके करेक्टर पर भी विटनेसेस चल सकते हैं 135 आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 136 लीडिंग क्वेश्चन। अब लीडिंग क्वेश्चन क्या है, वो ये कि सवाल के अंदर ही जवाब। और दूसरा ये कि वो जवाब जो इसमें ये बताया गया कि जैसे कि उससे पूछा जाएगा 136 में लीडिंग क्वेश्चन, क्या तुम उस वक्त जब गाड़ी चला रहे थे तुम नशे की हालत में थे, तो ये लीडिंग क्वेश्चन हो गया। तो उसमें ये है कि वो सिर्फ लीडिंग क्वेश्चन में ये बताया गया कि वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देगा, हाँ मैं नशे में था या ना मैं नशे में नहीं था। इस तो सिर्फ उसकी हाँ या ना ही डिक्लेयर करेगी चीज़ को कि वो नशे में, सारी बात को, जुमले को, कि हाँ मैं नशे में था, तो इतना काफ़ी नहीं, सिर्फ यही कहना है कि हाँ, उससे भी काम चल जाएगा, तो या ना, बस इतना काफ़ी है। और ये लीडिंग क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्रॉस में किए जाते हैं, जब क्रॉस किया जाता है एग्जामिनेशन चीफ के बाद। आर्टिकल 137 वेन लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड। कहाँ पर लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, तो इसमें पहली पॉइंट ये बताई गई है कि जो री एग्जामिनेशन वगैरह होती है उसमें नहीं कर सकते आप लीडिंग क्वेश्चन, चीफ में भी, और री एग्जामिनेशन जो होती है, चीफ एग्जामिनेशन और जो री एग्जामिनेशन होती है, इन दोनों में जब बयान दे रहा हो वो, तो उससे लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, कोई भी वकील उससे लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, चाहे वो उसका अपना ही हो या अगेंस्ट पार्टी का। और इसमें ये दूसरी बात कि जैसा कि एक पार्टी है और उसी का वकील है, तो वो क्या कर रहा है, वो बैठा रहा है और बयान उस हो रहा है विटनेसेस का या कंप्लेनेंट का, जो है वो बयान वगैरह उसकी एग्जामिनेशन हो रही है या री एग्जामिनेशन हो रही है उसकी, और उनका वकील जो है वो ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा, तो फिर जो अगेंस्ट पार्टी का वकील है वो अगर सवाल करना चाहे लीडिंग क्वेश्चन तो पूछ सकता है, अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो, जो उनका वकील है अगर वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा तो लीडिंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो, क्योंकि उसको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है उनके वकील को, कि अगेंस्ट वकील जो है वो अगेंस्ट पार्टी का वकील वो सवाल कर रहा है लीडिंग क्वेश्चन, वो भी चीफ में। आर्टिकल 138 व्हेन लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड। तो इसमें ये बताया गया है कि कहाँ पर लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो लीडिंग क्वेश्चन है वो असल में जो है वो लीडिंग क्वेश्चन जो होते हैं वो क्रॉस में पूछे जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन जब होता है तब पूछे जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है आर्टिकल 138 में। तो इसमें यही बताया गया आर्टिकल 138 में कि जो लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो जो भी उसने बयान वगैरह दिया है, रिकॉर्ड वगैरह करवाया है, जो भी उसने चीफ वगैरह रिकॉर्ड करवाया, तो उसमें से और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हों उस पर जो है वो सवाल किए जा सकते हैं उससे 138 के तहत लीडिंग क्वेश्चन, वो इसमें ये बताया गया है। तो इससे पहले जितने भी आर्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं प्रीवियस, और इसके बाद जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे, मतलब कि जितने भी रहते हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे।